नमस्कार छात्रों, पिछले कई सत्रों में हमने आप लोगों के साथ प्रजातंत्र के बारे में चर्चा की थी। प्रजातंत्र के परिभाषा, उसके अर्थ, प्रजातंत्र के गुण, उसके दोष और प्रजातंत्र की सफलता के कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। छात्रों, प्रायः यह देखा जाता है कि कभी कभी भारत में प्रजातंत्र की पूर्ण सफलता कहाँ तक हो पाई है, इसके संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में तो कभी टिप्पणी के रूप में। तो आइए आज हम लोग इसी पर चर्चा कर लें कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल हो पाया है या नहीं। छात्रों, जब प्रजातंत्र की सफलता की शर्तों के आधार पर हम यह जांचने का प्रयास करते हैं कि भारत में प्रजातंत्र पूर्ण रूप से सफल हो पाया है या नहीं, तो हमें मिलता है कि प्रजातंत्र सफलता की ओर बढ़ तो रहा है, परंतु पूर्ण रूपेण सफलता भारत में अभी तक नहीं हो पाया है। इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो भारत में प्रजातंत्र की पूर्ण सफलता के मार्ग में बाधक आ रहे हैं। आइए उन कारणों को हम देखें कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण अभी तक भारत पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ का सफल नहीं हो रहा है। जब हम गौर करते हैं, जब हम प्रजातंत्र के सफलता के बारे में भारत की स्थिति पर गौर करते हैं, तो हम सबसे पहले पाते हैं कि एक इसका मुख्य कारण अशिक्षा है, जिस कारण प्रजातांत्रिक व्यवस्था भारत में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। सर्वप्रथम अशिक्षा ही एक अन्य कारणों में एक मुख्य कारण है। यह जो अशिक्षा रूपी दुश्मन भारत में पाए जा रहे हैं, वह प्रजातंत्र की सफलता में बाधक बन रहा है। कहने का तात्पर्य यूं तो भारत में शिक्षा का विकास हो रहा है, निरंतर इसके विकास की बातें हो रही हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु प्रायः अभी भी ऐसा देखा जाता है कि 70% से अधिक लोग अभी भी भारत में अशिक्षित हैं। परिणाम यह है कि जो अशिक्षित हैं उनमें अभी तक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में समझ का अभाव है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, और
उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस सब की जानकारी का उनके पास अभाव है। परिणाम यह होता है जो भी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उन कार्यों में ऐसे अशिक्षित व्यक्ति दिलचस्पी नहीं ले पा रहे हैं। और परिणाम क्या होता है कि अशिक्षित जनता अपने मतों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन अपने विवेक के आधार पर नहीं कर पाते हैं। इसका एक मुख्य कारण शिक्षा है। वे अपने मतों को अशिक्षा के अभाव में दूसरे के हाथों बेच देते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण हुआ अशिक्षा, जो पूर्ण प्रजातंत्र के विकास में अभी भी बाधक बना हुआ है भारत में। इसका दूसरा कारण होता है वर्ग विहीन समाज का अभाव। वर्गहीन समाज का अभाव भी प्रजातंत्र की सफलता में मेन बाधक बनता है। अभी भी हमारे भारतवर्ष में अमीर, गरीब, ऊंच नीच, इन सबों का भाव विद्यमान है। हमारे भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच वैमनस्यता, धार्मिक विभिन्नता, आर्थिक विषमता, ये सभी अभी भी भारतवर्ष में विद्यमान है, मौजूद हैं, जिसके कारण भारत पूर्ण प्रजातंत्र की ओर बनने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। हमारे समाज में अभी भी महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में हर दृष्टिकोण से भेदभाव पाया जाता है। सामाजिक स्थिति में भी हम देखते हैं कि भारत में विभिन्नताएं, हरिजनों के लाख प्रयासों के बावजूद भी उन लोगों की समस्याएं बनी हुई हैं। काफी प्रयास हरिजनों के विकास के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी तक यह समस्या उनके विकास का पूर्ण रूप से नहीं सफल हो पा रहा है, जिसके कारण भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। अब इसका तीसरा कमजोरी है आर्थिक और सामाजिक विषमता। हमारे समाज में, भारतवर्ष में आर्थिक और सामाजिक विषमता का भी बोलबाला पाया जाता है। हम जानते हैं कि प्रजातंत्र वहीं सफल हो सकता है जहां आर्थिक और सामाजिक वातावरण। भारत में एक तरफ जहां कुछ लोग धनाढ्य बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन तक नहीं मिल पा रहा है।
एक कहावत है, भूखे भजन न होहि गोपाल। जब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो वो फिर विकास और चीज़ों के बारे में कैसे कोई सोच सकेगा। इसलिए अभी भी कुछ लोग मोर एंड मोर के चक्कर में धनाढ्य बनते जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को 2 जून शाम की रोटी भी नहीं मिल पा रही। यह भी प्रजातंत्र की पूर्ण रूप से सफल नहीं होने का कारण है। इसका चौथा कारण है नैतिक गुणों का अभाव। भारत में प्रजातंत्र के पूर्ण रूप से सफल नहीं होने का यह भी एक कारण है। यहाँ के लोगों में अभी तक नैतिक गुणों के विकास का अभाव पाया जाता है। यहाँ के नेताओं और राजनीतिक पार्टियों में भी नैतिक आदर्शों का अभाव पाया जाता है। शासक का कार्यभार संभालने के बाद ऐसे नेताओं में स्वार्थ की भावना जागृत हो जाती है। फलस्वरूप पहले वो अपने कुटुंबों के भलाई देखते हैं और एक बहुसंख्यक वर्ग जो जिसका भलाई होना चाहिए उसकी भलाई को भूल जाते हैं और पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक स्वार्थ में, राजनीतिक हितों को साधने में, अपने हितों के साधने में ये नेता लोग लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये नेता लोग अशिक्षित जनता के खरीद कर वोट तो ले लेते हैं, उनकी भलाई के वादे तो जोर शोर से करते हैं, लेकिन शासन संभालने के बाद ये सारे वादे वो भूल जाते हैं। इसलिए प्रजातंत्र का अभी तक पूर्ण विकास नहीं हो पाया। इसका एक और कारण है निष्पक्ष समाचार पत्रों का अभाव। हम लोग तो रोज बहुत से आदमी हैं ऐसे जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग इस पर मंथन करें तो पाते हैं कि कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो किसी खास राजनीतिक दलों के पक्षधर होते हैं। तो कोई भी समाचार पत्र हम पाते हैं कि एकाध को छोड़ के कोई भी समाचार पत्र निष्पक्ष रूप से किसी भी बात को जनता के समक्ष नहीं रख पाता है। वह अपने जो उसके राजनीतिक लघुआ भगुआ हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करता है। क्योंकि अधिकांश समाचार पत्र किसी न किसी दल से संबंधित होता है, इसलिए ऐसे समाचार पत्र केवल अपने दल से संबंधित बातों का ही प्रचार प्रसार करता है। इसलिए समाचार पत्रों की निष्पक्षता का अभाव भी प्रजातंत्र को पूर्ण सफल होने के मार्ग में बाधक बनता है। इसका छठा
कारण एक और है, वह है संगठित जनमत का अभाव। संगठित जनमत का नहीं होना भी प्रजातंत्र की पूर्ण सफलता में बाधक होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जनमत के कारण ही प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में इसका अभाव देखने को मिलता है। जब जनमत के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठाया जाता है तो जो बहुसंख्यक होता है वह या कुछ राजनीतिक पार्टियां विपक्षी वह खींच उठता है जनमत की प्रतिक्रिया पर, और वह इसकी उपेक्षा कर, जनता की उपेक्षा कर बहुत बड़ी भूल कर बैठता है। इसलिए हमारे भारत में संगठित जनमत का अभाव भी पाया जाता है। प्रजातंत्र के पूर्ण रूपेण सफल नहीं होने का एक सातवां कारण हम देखते हैं, इसका दोषपूर्ण राष्ट्रीय चरित्र। भारत में संपूर्ण राष्ट्रीय चरित्र भी प्रजातंत्र की सफलता का मूल बाधक होता है। यहाँ भारत के लोगों की मानसिकता इतनी खराब होती है कि यदि यहाँ के लोगों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी राष्ट्रीय संपत्ति जितनी है वो सब अपने घर ले जाएंगे। इसको घर ले जाने में राष्ट्रीय संपत्ति को थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये सब चरित्रहीनता का परिचय है। भारत के लोगों को तनाव की स्थिति में रहने के कारण भी भारत का राष्ट्रीय चरित्र दोषपूर्ण होता गया है। उनमें परिणाम यह होता है कि अनुशासन का अभाव पैदा हो जाता है। भारत के लोगों में अनुशासन बनाए रखने के लिए उनमें भय लाना आवश्यक हो गया है। यहाँ बड़े से बड़े पदाधिकारियों का भी राष्ट्रीय चरित्र दोषपूर्ण पाया जाता है। इसलिए एक भय का वातावरण भी पैदा करना आवश्यक है, जिस कारण लोग अनुशासित हो सकें और अपने चरित्र को सुधार सकें। तो छात्रों, अभी हम लोगों ने प्रजातंत्र की सफलता भारत में कहाँ तक है, क्या यह पूर्ण रूपेण सफल हो पाया है कि नहीं, उस पर जिस पॉइंट पर हम लोगों ने ध्यान दिया है वो सारे ऐसे कारण हैं जो भारत को अभी तक पूर्ण प्रजातांत्रिक नहीं बना सका है। इन्हीं कारणों से भारत का वातावरण प्रजातंत्र के अनुकूल अभी तक नहीं पाया जाता है। बावजूद इसके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से
हम देखते हैं कि भारत शिक्षा प्राप्ति की ओर बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है, शिक्षा के विकास पर बहुत ही खर्च कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, संविधान द्वारा संशोधन संविधान में और आर्थिक समानता लाने का प्रयास भी करने की दिशा में हमारा भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अल्प हितों की रक्षा के प्रयास, अंतर जातीय विवाह का प्रचलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और समाचार पत्रों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश आदि के प्रयोग द्वारा भारत में प्रजातंत्र पूर्ण रूपेण सफल होने की दिशा में प्रयत्नरत है, प्रयासरत है और आगे की ओर बढ़ रहा है। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि भारत को या भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल होने की दिशा में अग्रसर है। इसलिए भारत को प्रजातंत्र की भूमि कहने में हम लोगों को कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे भारत में प्रजातंत्र की सफलता के वर्तमान स्थिति। छात्रों, आज प्रजातंत्र से संबंधित अध्याय का हम विराम करते हैं। दूसरे दिन दूसरे अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।